हिंदुस्तान औरंगजेब के जमाने में नरम दूध देने वाली गाय के तौर पर मशहूर हो गया। फिर बिल्कुल। क्या था, मिडल ईस्ट से जितनी भी मुस्लिम रियासतें थीं वो अपने अपने एजेंट भेजती थीं। औरंगजेब उनकी झोलियां भर भर के वापस भेजता था। जी। अब मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि 6-7 साल के अरसे में ये जो एजेंट या एम्बेसडर्स आते थे, हम्म। औरंगजेब ने 30 लाख रुपए लौटाए इन लोगों के हाथ में। ठीक है। हम्म। अब ये 30 लाख रुपए उस रकम से अलग हैं जो 6-7 लाख रुपए हर साल मक्का जा रही है, जी। वो अलग है। फिर हम्म। इसी टाइम पे काशगर जो अब चाइना के एरिया में आता है, उसके बादशाह को जब कुर्सी से हटाया गया, उस बादशाह का नाम था अब्दुल्ला खान। तो हम्म। अब्दुल्ला खान को जब उन्होंने भगा दिया तो वो दिल्ली आके पनाह ली उसने, औरंगजेब ने उसको पनाह ली। तो जाहिर है जब वो बादशाह था तो उसको बादशाह के हिसाब से ट्रीट करना था। उसको डोनेशन के तौर पर औरंगजेब ने 10 लाख रुपए दिए। हम्म। बंदा पूछे, खोती के बच्चे, तेरी मम्मी का पैसा था? बिल्कुल। तेरी मम्मी और जहेज में कहता ये लेके था आई? कि उसने तो औरंगजेब ने अपने बाप को इसलिए जेल में डाल दिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चा करता था, और ताजमहल उसने बनवाया तो जेल में डलवा दिया। वो तो खुद टोपी सीलता था, उसकी रोटी खाता था। बताओ, मतलब बता रहा आवाम हूँ ना मैं पैसा खर्च करने आप वाले को बता रहा जेल हूँ में डाल ना, दिया। यही तो अन्याय है, यही तो जुल्म है यार, जो हिंदुस्तानी अवाम के साथ, इंडियन पब्लिक के साथ हुआ है कि इनको तो किसी ने सही हिस्ट्री बताई ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं है। यस। अब औरंगजेब का जो इम्प्रेशन आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल में कि शायद मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने बताया, बोला भी होगा, चिल्लाया भी होगा, चीखा भी होगा, लेकिन किसी ने पब्लिक तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। वो इम्प्रेशन स्पार्टा आज का यही आज नहीं, भी है। इंडिया के अंदर उसको जिंदा पीर कहा जाता है। यहाँ के हिस्टोरियंस उसको कहते हैं वो पीर है। औरंगजेब तो एक पीर है जिसने एक पैसा अवाम का जो टैक्स से मिलता था उसकी रोटी नहीं खाई। वो अपने आप टोपियां सीलता था, अपने आप कुरान की आयतें लिखता था, उससे जो पैसा मिलता था उसका उसकी रोटी खाता था। उसने तो अपने भाई बाप को जेल में डाला इसलिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। औरंगजेब के टाइम पर इन इन हरामजादों से पूछ, सॉरी मैं आज आज गालियां निकालूंगा, इन हरामजादों से पूछें कि जब जब मुस्लिम्स आए इनसे पहले, जब जो मराठा या जो हिंदू हुक्मरान थे, चलो मुझे राजपूतों पे बहुत थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, क्योंकि बहुत सारे राजपूत इनके इनके उठाने भी लग गए थे, मुगलों के साथ अलाय हो गए थे, लेकिन ठीक है, कुछ राजपूतों ने अपना अपना नाम कायम रखा, लड़े भी, लेकिन कुछ, खैर उस बात पे नहीं जाते। मैं सिर्फ ये जी। पूछना चाहता हूँ कि मुगलों से पहले जो है, जो मुगलों के टाइम पर भी जो रियासतें या जो स्टेट्स जो थी, जो मराठों के अंदर थी या हिंदू हुक्मरानों के अंदर थी, वहां टैक्स रेट क्या था? हम्म। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वहां 16% था। बिल्कुल। औरंगजेब के टाइम पे और मुगलों के टाइम पर क्या था? 30 से 50%, हम्म। 30 to 50%। टोपियां सीता था। वो हम्म। टोपियां वही वाली सीता तो होता होगा जो तुम लोग नीचे से काट काट के ऊपर पहनते होगे, दूसरी तो कोई टोपी सीने से रहा। वो तो लुटा रहा था। बिल्कुल। फ्रांस का एक डॉक्टर था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रांस जी। का एक डॉक्टर था, उसका नाम था फ्रेंकॉय बर्नियर। हम्म। वो मुगल शहजादा दाराशको का जो है वो पर्सनल डॉक्टर था। उसने हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है और मुगलों के दरबार में रहा है, और उसने मुगलों के मुतालिक काफी सारी किताबें भी लिखी हैं। मुगल कैसे पैसा लौटाते थे, किस पर लौटाते थे। यार यार औरंगजेब, अगर आप ये जो टोपियां सीने वाला है ना, हम्म। इसके रिकॉर्ड्स अगर आप जाकर देखें ना हिस्ट्री की बुक से, या उन बुक से जो टोपियां सीने वालों ने नहीं लिखी, उनसे हम्म। पूछे, उन वो किताबें अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 6-7 सालों में औरंगजेब ने 70 लाख से ज्यादा पैसे मुस्लिम दुनिया पर लौटाए। लुटाए। और अनरिकॉर्डेड रकम अलग है। अब ये रकम कितनी बड़ी है कि ये रकम उस वक्त इंग्लैंड के टोटल रेवेन्यू से डबल है भैया। और ये औरंगजेब के बारे में बताता चलूं कि ये वही टोपियां सीने वाला औरंगजेब है। जब इसने टैक्स को डबल किया था, टैक्स हम्म। को डबल किया था, तो बहुत सारे किसान जो हैं, किसान भाई जो थे,
उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया था या समटाइम्स टैक्स लेट हो जाता था, तो हम्म, ये उनको दरख्तों से लटका के फांसी दे देता होता था। जी 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 बिल्कुल। अब थोड़ा शाहजहां की तरफ थोड़ा वापस जाने दे मुझे। हम्म। एसएम जाफर हैं एक हिस्टोरियन, उनकी किताब है द मुगल, उस किताब का नाम है द मुगल अंपायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। ये, उससे मैं एक छोटी सी कोट आपको बता देता हूँ। मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। उसमें ये लिखता है कि 1628 में, 1628 में जश्न नौरोज होता है, पर्शियंस का नया साल जो होता है, वो जी। उसमें एक शाही दावत करता है। इस दावत में शाही खानदान से जुड़े सब लोगों को बुलाया जाता है, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स को बुलाया जाता है, और रियासत के जो बड़े बड़े रईस होते हैं उनको बुलाया जाता है। और इस दावत में लोगों को शाही खजाने से पैसे दिए जाते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा पैसा मुमताज महल के लिए, जिसके लिए ताजमहल बना था, मुमताज महल के लिए, मुमताज महल को देता है 50 लाख रुपया। ये अच्छा जी। कब दे रहा है? 1628 में। वो हम्म। 50 लाख आज के हिसाब से देखे ना, तो शायद 50 अरब से भी ज्यादा हो। ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। 5,000 या 50,000 करोड़ के हिसाब की वैल्यू कम से कम होगी आज बिल्कुल। के हिसाब से। मेरा इतना इकोनॉमी पर इतना हाथ नहीं है, बट मैं ये चीज समझता हूँ कि उस टाइम पर हम्म। आज एक मजदूर की जो सैलरी है वो 18,000, 20,000, 30,000 कमा लेता है। हम्म, तो उस हिसाब से अगर देखें तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा वो 1 रुपया कमाता था। 1 रुपए में बिल्कुल। उसने पूरा घर चलाना होता था एक हम्म, महीने के लिए। बिल्कुल उस टाइम 50 लाख रुपए दे रहा है। उस टाइम 50 लाख रुपए तो सिर्फ मुमताज महल को देख रहा है भाई। हम्म। और अपनी बेटी जहां आरा को देता है 20 लाख रुपया, रोशन आरा को देता है 5 लाख रुपया। फिर जो एम्बेसडर्स आते हैं उनको जो ताज बनवा के या घड़ियां या चेन्स या इस तरह के जो सोने से बने गिफ्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। सिर्फ 2 महीनों में, हम्म, यानी 1628 के फरवरी और मार्च के महीने में शाहजहां ने अवामी खजाने को कितना टीका लगाया? 1,60,00,000 रुपए का टीका लगाता है। बताओ। अच्छा, अभी अभी आगे सुने कि शाहजहां को जो है ना वो इंडियन से कितनी, टोपियां सीने वालों को इंडियन से कितना प्यार था। हम्म। 1630 में एक सूखा पड़ता है, काहत पड़ता है, जैसे हिंदी में सूखा कहते हैं। वो सूखा हाँ। कहाँ पड़ता है? गोलकांडा में पड़ता है, अहमदनगर में हो जाता है, गुजरात में हो जाता है, मालवा में हो जाता है। यहाँ पर सूखे की वजह से 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज्यादा, 70 लाख के करीब हिंदुस्तानी मर जाते हैं। हाँ जी। जी भाई। और उस सूखे की वजह क्या थी? वो सूखा क्यों पड़ा हम्म। था? हम्म। उस सूखे की अगर वजह किसी को जाननी हो ना, तो शाहजहां की साउथ, वेस्टर्न और हम्म। सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के साथ जंगों की पॉलिसी देखनी पड़ेगी। हम्म। और मैं उसकी छोटी सी एक ही मिसाल देता हूँ। जब मुगल फौजों ने बीजापुर पर चढ़ाई की थी, तो फौजों को हुक्म दिया गया था कि बीजापुर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब कुछ उगाड़ दें, और यहाँ पर खेती बाड़ी और काश्त का नामो निशान तक न छोड़े। ओ। लोग भूख से मरने लगे, हम्म। सड़कों पर लाशें बिखर गईं। बाप जो होते थे, जो बूढ़े बूढ़े बाप थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जवान बेटों को मंडियों में ले जाने लगे कि इनको फ्री में गुलाम ले लें, इनको हम्म। फ्री में गुलाम ले लें, सिर्फ इसलिए कि शायद ये जवान है, इनको गुलाम बना लेंगे तो 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी ना, हमने तो मर जाना है। उस बिल्कुल। टाइम की हिस्ट्री पढ़ें तो औरतें जो थीं वो अपनी बेटियों को लेकर, जाहिर सी बात है बेटियां तो वो गुलाम देने पे रही थीं, इतनी जी। तो किसी पे सख्त नहीं होती। तो हाँ। बेटियों को वो लेकर दरियाओं में छलांगे लगाती थीं, जी। दरियाओं में छलांगे लगा देती थी कि भूख की तकलीफ से बेहतर है डूब के मरना। मर जाना। जी। शाहजहां जो है वो बड़ा तरस खाने वाला आदमी था। हम्म। आज इतना तरस खाने वाला आदमी था कि उसने इस सूखे की वजह से जो जो लोग मुतासर हुए थे, उनमें नकद रकम तकसीम की। वो हम्म। तकसीम, पता है वो रकम कितनी तकसीम की थी? टोटल रकम हम्म। हम्म। 1,00,000 रुपया। अच्छा जी।
मुमताज महल को 2 साल पहले कितना दे रहा 50 लाख। है? 10 लाख। लोग कितने मरे हैं इस सूखे की वजह से? 70 लाख। 70। टोटल रकम कितनी बांट रहा है? 1 लाख। अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। बहुत आ, लंबा हो जाएगा स्पार्टा। बस आखिरी आखिरी एक बात। ताजमहल को बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कितने ताजमहल पैसे तो डिस्प्यूटेड है यार स्पार्टा। ताजमहल इसने बनवाया नहीं है, ये तो यार बने जिसने बनाए के ऊपर इन्होंने। जिस जो हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल पड़े हुए हैं, मैं तो हम्म खर्चे की बात करूंगा, इसने बनवाए या किसी। ताजमहल पर हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड किया है कि तकरीबन 4 करोड़ रुपया खर्च आया। हम्म फिर एक बड़ा मशहूर सा वो क्या कहते हैं, ताज था, पीकॉक ताज, जिसके अंदर कोहिनूर जुड़ा हुआ था, वो जो कोहिनूर अब इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। तख्ते ताउस उसकी बोलते हैं कीमत, उसको। जी जी, तख्त ताउस या जो भी है, तो उसकी कीमत कितनी थी? 3 करोड़ रुपया उस टाइम पर। उसके बाद अगर आपको जानना हो ना कि जो कहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम से कितनी ज्यादा मोहब्बत थी इनको, तो फिर आप ये पढ़ें कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के साथ कितना बड़ा जुल्म किया इन मुगलों ने। हम्म ठीक है। उसके अलावा फिर एक तो होता है ना कि यार आपने किसी को गिफ्ट दिया, तो उसके बदले में आपको कोई गिफ्ट दे रहा है। मैं रिव्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंकॉय बर्नियर की बुक्स को जरूर पढ़िएगा। वो कहता है कि उन इनको जो रिटर्न गिफ्ट आते थे वो इतने एम्बैरेसिंग होते थे, इतने एम्बैरेसिंग होते थे कि दरबार में खड़े मुझे देख के शर्म आती थी कि ये बादशाहों को दिए जा रहा है, ये शहजादों को दिए जा रहे हैं। मतलब हम्म आप किसी को दे रहे हैं यार, सिल्क का गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, और वापसी पर वो आपको जो है वो एक सिक्का दे देता है या एक गंदी सी चमड़ी की बनी हुई बना हुआ जूता दे देता है। खजूर और फिर भिजवा देते आप हैं, इतना ज्यादा क्या करते होंगे। खजूर भिजवा देते हैं, फिर आप उनको उनके आने पर 8-8 हजार रुपए देते हैं कि आप आए हैं, 8 हजार रुपए लेकर जाएं। हम्म मतलब ये चूना लगवाना चाहते थे, ये चूना इनको लगा या इनको हम्म फिक्र ही नहीं थी। इन्होंने जितनी बर्बादी अ, हिंदुस्तान की फिर आप मुगल टाइम पर इंडियन इकोनॉमी को जरा पढ़ के देखिए यार। इंडिया इंडिया जो मुगलों के टाइम पर जो था ना, हम्म वो आप ये कह लें कि हीरो से जीरो बनाया है। हम्म जो ये एक एक मुझे एक बात बताओ कि यार आप एक नदी के किनारे रहते हो। आप एक हम्म नदी के किनारे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा लंबी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज्यादा डिटेल नहीं देता। नदी के किनारे देते हो, उस नदी में साफ पानी आता है, और उस नदी के किनारे आप अगर प्यासा मर जाए, प्यास से मर जाए, थर्स्ट से मर जाए, हम्म। तो ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुगलों ने एग्जैक्टली ये मुमकिन करके दिखाया कि इतनी एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद, अनाज प्रोड्यूस करने वाली लैंड होने के बावजूद, इन्होंने सिस्टमैटिकली सूखा जो है वो मेक श्योर किया कि सूखा पड़े और लोग मरे। मैं तो सिर्फ एक सूखे की एग्जांपल देता हूँ। फेमिनिन्स इन 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 द टाइम ऑफ मुगल एरा खोल के देखें, आपको पता लगेगा कि इन्होंने कितनों को मारा है। फिर हम्म यहाँ से ना किसी की बेटी छोड़ी, ना किसी का बेटा छोड़ा। यहाँ से लोग एक्सपोर्ट किए, मालो दौलत एक्सपोर्ट किया, एग्रीकल्चर को बर्बाद किया इन्होंने, इकोनॉमी को बर्बाद किया। दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से था, पहली ईस्वी से लेकर 1000 साल तक जो है टॉप इकोनॉमीज में से था। और वो स्लॉट फिर चली गई, फिर तो अपने जान के लाले पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पार्टा भाई, आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और बहुत ही खुले मन से बताया है। और बताया है कि कहा जाता है कि हिंदुओं ने कुछ बुक्स लिखी हैं जिसमें मुसलमानों को, मुगलों को क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ आपने खुद ही बता दिया है कि एम ए खान जैसे हिस्टोरियंस रहे हैं, और उनके खुद जिन्होंने इतनी बड़ी लूटपाट की, उनकी खुद की जीवनियों में सब बातें उन्होंने खुद ने ही लिखी है। और इसी तरीके की और भी जानकारी से भरपूर हम जो वीडियोस हैं वो लाते रहेंगे स्पार्टा भाई। हम कोशिश करेंगे कि आपको संडे के संडे जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और हमारे सभी दर्शकों से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्स मुस्लिम स्पार्टकस यूट्यूब चैनल का लिंक पिन कमेंट में दिया है, उसको क्लिक करके वहां पहुंचे और बहुत सारी नॉलेजफुल
वीडियोस हैं बहुत छोटे छोटे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, उन सबको भी देखें। उस चैनल को सपोर्ट की बहुत जरूरत है आपकी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।